चलो ध्यान दो, टेस्ट लिए जो थे उसका ऑब्जेक्टिव उसका बता देते हैं, आंसर पूरा मिला लेना सब। पहला नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर अगर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, है ना। जब एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर, कोई समतल दर्पण है उस पर लंबवत आपतित हो, लंबवत मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री, है ना, ऐसे लंबवत आपतित होती है तो उसका परावर्तन, यहाँ ये आपतित हो रहा है, आपतित मतलब आने वाला, अब परावर्तन मतलब इससे टकरा कर जाने वाला, तो परावर्तन कोण का मान इसमें कितना होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 डिग्री। सबका सही था, ठीक। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर में, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहा जाता है। गोलीय दर्पण का जो ध्रुव होता है उससे, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र, मतलब ये गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण है ना, कहता है ये गोलीय दर्पण के ध्रुव, तो ध्रुव ये P, दो ध्रुव बन जाएगा इसमें P, कहता इससे वक्रता केंद्र, वक्रता में सेंटर C, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो इसके गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के, है ना, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं, तो उसको वक्रता त्रिज्या, क्या इसको क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ये क्वेश्चन नंबर। तो 2 का आंसर कितना हो जाएगा B, 2 का आंसर B, वक्रता त्रिज्या। अगला क्वेश्चन है 3 में कि चिकित्सक रोगियों के नाक, कान, गला देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। जो चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर वगैरह जो होते हैं, वो रोगियों के नाक, कान, गला देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। 3 का B, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, सब मिला लेना। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, पीछे भी पढ़ा, प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है, तो सीधी रेखा में, लेकिन आगे चलकर जो हम आगे जाएंगे इंटर में वगैरह में पढ़ेंगे, उसमें प्रकाश की किरणें हैं जो तरंगदैर्ध्य के रूप में, है ना, अलग इस प्रकार में चलेगा, तो वहाँ अपना देखेंगे, लेकिन अभी जो है 10th में जो सिलेबस में है प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर A था, ऑप्शन नंबर क्या था A, सीधी रेखा में गमन करती है। अगला क्वेश्चन है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार, है ना, जो दर्पण होता है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण का सूत्र क्या होता है। इसमें दर्पण सूत्र था ऑप्शन नंबर 3 में आंसर, दर्पण सूत्र सबको मालूम है, 1/f, है ना, इक्वल टू कितना 1/v प्लस 1/u। ये कौन सा सूत्र है, दर्पण सूत्र, है ना, ये दर्पण सूत्र। और लेंस वाला सूत्र बोलेगा तो इसमें सिर्फ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण का आवर्धन का सूत्र क्या होता है, आवर्धन वाला, तो गोलीय दर्पण का आवर्धन क्या होता है, इसमें हो जाएगा m बराबर -v/u, और ये लेंस में क्या हो जाएगा, लेंस का आवर्धन का जो सूत्र हो जाएगा ना, हो जाएगा v/u, m बराबर, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से, गोलीय दर्पण के ध्रुव से, ये देखो क्वेश्चन रिपीट था, है ना, ये दोनों क्वेश्चन सेम हुए, वक्रता त्रिज्या। कहता वाहनों के बगल में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, मतलब वाहन के, है ना, जो वाहन मतलब गाड़ी हो गया, उसके जो बगल में पीछे देखने में पश्च दृश्य के लिए जो दर्पण का उपयोग किया जाता है वो कौन सा दर्पण रहता है, तो उसमें उत्तल दर्पण रहता है, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण का उसमें उपयोग किया जाता है वाहनों को देखने के लिए, ये पीछे देखने के लिए, वाहन के जो साइड में लगे होते हैं, जिसको बोलते हैं, लिखा भी रहता है मोटरसाइकिल वगैरह के, उसमें लिखा रहता है साइड मिरर, है ना, तो ये उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है साइड मिरर के देखने के रूप में। अगला क्वेश्चन है जब वस्तु F पर अवतल दर्पण में स्थित हो, जब वस्तु दर्पण अवतल दर्पण हो, उस पर F पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा,
है ना। ऑप्शन था एफ पर बनेगा, सी पर बनेगा, अनंत पर बनेगा या ध्रुव पर बनेगा। क्या बनेगा इसमें? अनंत पर बनेगा। जब वस्तु हम बताए थे सी पर तो जोड़ा जोड़ा हम बताए थे, सी पर है ना। पहला था एफ पर तो अनंत पर, अनंत पर तो एफ पर, एफ सी के बीच, अनंत सी के बीच, अनंत सी के बीच, एफ सी के बीच, है ना। सी पर तो उसी पर, ये क्वेश्चन था। तो एफ पर पूछ रहा तो कहाँ जाएगा? अनंत पर। जब वस्तु अवतल दर्पण में अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। आगे क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो सिंपल है, ऐसे ही अगला बार को एग्जाम में पूछा गया था, है ना, 2021 में, कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। और प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम? 2 नियम। याद रखना इसको, ठीक है। सही था सबका। आगे देखो, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी क्या होती है? अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, देखो मैथ बनाने में ये सब काम आएगा, वहाँ पे जो फिजिक्स का मैथ बनाएगी न्यूमेरिकल, उसमें काम आएगा, वहाँ पे सब जरूर याद रखना। ये डायरेक्ट ऑप्शन में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछता है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। और वही उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या हो जाती है? तो धनात्मक। इसको याद रखना, है ना। आंसर कितना हो जाएगा? बी में है और अगला ए में। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण, ये क्वेश्चन रिपीट धीरे से, अच्छा चलो आगे क्वेश्चन है, कहता हीरे में प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल सब पूरा बता दिए थे, निर्वात में बता दिए थे, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। अगर वही पूछेगा लाख में तो कितना हो जाएगा? लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, है ना। लेकिन पूछे प्रकाश, हीरे में प्रकाश की चाल कितनी है? हीरे में प्रकाश की चाल कितनी है? तो इसका हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁸, 10 पे पावर कितना? 8 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा? है ना 1.2, है ना, इंटू 10, है ना, 10 पे पावर कितना? 8 मीटर पर सेकेंड। ये हीरे में प्रकाश की चाल है। अगला क्वेश्चन है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कितना होता है? वायु का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, वायु का अपवर्तनांक, उसका कितना मान होता है? तो वो 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक। सही था सबका? चलो ठीक, 1 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगी? मतलब P बराबर पूछ रहा है, क्या बताए थे? 1/f, 1/f, है ना। लेकिन इसमें क्या है, पूछ रहा है अवतल लेंस की फोकस दूरी। अगर सेंटीमीटर में, इसमें बताए थे मीटर में दिया रहे हो तो कैसे बनाना, सेंटीमीटर में दिया रहे तब क्या होगा, है ना। तो उसमें बताए थे अगर सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा? 100/f। अगर मीटर में दिया रहेगा तो 1/f। इसमें पूछ रहा है कि फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, तो ये f 50 आ जाएगा, तो P बराबर कितना निकल जाएगा, है ना। या माइनस में होता है, ये कितना? 50 दूना 100, तो -2 डायोप्टर। और इसका किस में मापते हैं? लेंस की ये लेंस का SI मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर। तो क्या हो जाएगा इसका? ये -2 डायोप्टर। क्या हो जाएगा? -2 डायोप्टर। लेंस है, अवतल लेंस। आगे क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? m पर पावर -1 होता है, m पर पावर -1, m पर पावर -1 होता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? m पर पावर -1। चलो आगे क्वेश्चन है कि अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी की अपसारी की दोनों, या इनमें से कोई नहीं?
अवतल लेंस को कौन सा कहते हैं? अपसारी। आगे क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? तो ये अवतल होता है। सर्च लाइट जो होता है वगैरह, जो सर्च टॉर्च वगैरह, उसका परावर्तक सतह क्या होता है? अवतल होता है। सही था सबका? तुमसे बनाई थी? हाँ, नहीं, एक दो गलत था उसमें। चलो ठीक। आगे है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी बताएं, पढ़ाएं कि उसका अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? अनंत होता है। अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसको किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का किरण पुंज, ये तो सबको बताया था, सब याद है सब। आगे क्वेश्चन आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? कौन सा दर्पण है जिससे हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा? दर्पण पूछ रहे, दर्पण सबसे छोटा दर्पण। छोटा बनता अवतल में भी, लेकिन हमेशा छोटा पूछ रहा है ना, बराबर या हमेशा छोटा उस टाइप का बनेगा। तो किस दर्पण में? ये उत्तल में। किस दर्पण में? उत्तल में बनेगा। उत्तल जो है इसमें हमेशा छोटा बनेगा। आगे क्वेश्चन है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। न्यूनतम मतलब कम। प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होता है? ऑप्शन पे चलेगा ही, पानी में, निर्वात में, हीरे में या कांच में। सबसे कम किस में होगा? क्या हमारी थी? पानी, हीरा। जो जितना गाढ़ा रहेगा उसमें उतना ही कम रहेगा। जो जितना गाढ़ा रहेगा, जिसकी डेंसिटी जिसका ये घनत्व ज़्यादा रहेगा, उसमें उसका प्रकाश का वेग उतना ही कम रहेगा। ठीक ना? तो क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा जो घनत्व किसका है? हीरे का। तो हीरा हो जाएगा, पानी नहीं। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रहता है, कह रहा समतल, मान लो कोई समतल दर्पण है, कहता इससे जितनी दूरी पर कोई वस्तु रहेगा उसका प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनेगा, मतलब समान दूरी। तो मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है ये कोई वस्तु समतल दर्पण पे रखा हुआ। तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा ये दर्पण के पीछे और इतने ही दूरी पर 5 ही सेंटीमीटर पर क्या बनेगा? इसका 5 ही सेंटीमीटर पर इसका प्रतिबिंब भी बनेगा। कितने मीटर पे? 5 ही सेंटीमीटर पर, याद रखना। ठीक, ये सब तो बताए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं ने? सही बनाई थी तुम? आगे क्वेश्चन है कि लेंस की बराबर दूरी पर, हाँ ए था बराबर दूरी, ठीक है। हाँ, पता लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? तो सभी जानता है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। आगे क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? सब तो हल्का हल्का क्वेश्चन। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जो हमें कब दिखाई देता है? जब इंद्रधनुष बनता है ना। इंद्रधनुष बनता है बरसात के मौसम में, बरसात का मौसम आ रहा, तो इंद्रधनुष जो बनता है, इंद्रधनुष आकाश में जो बनता है इसको इंद्रधनुष बोलते हैं। 7 रंगों में जो विभक्त हो जाता है, एक पट्टी के जैसा इस रूप में, इससे बनता है। तो उसे क्या कहते हैं? इस रूप में नहीं बनता है, इस रूप में, और 7 रंग उसमें रहता है, विभक्त हो जाता है, उसे इंद्रधनुष कहते हैं। तो उसमें श्वेत प्रकाश जो होता है पानी की बूंदों पे पड़ता है तो उससे विक्षेपित हो जाता है। सब एक पानी का बूंद जो प्रिज्म जैसा व्यवहार करता है, अब प्रिज्म जैसे व्यवहार करने के कारण वह 7 रंगों में विभक्त कर देता है। उसी को क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष। 7 रंगों में। ये हो गया। सब्जेक्टिव भी था ना कुछ? हाँ हाँ, सब्जेक्टिव कहाँ बोला? सब्जेक्टिव बोला, सब्जेक्टिव बताए इसी में, ज़्यादा लंबा नहीं हो जाएगा। सब्जेक्टिव में था
पहला क्वेश्चन है प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, है ना। 2 नंबर का था प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, सब बनाई थी ना, आता है सबको, बता दें। अच्छा, मतलब कुछ को याद है कुछ को याद नहीं है, ध्यान दें। तो प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, कहता है जब प्रकाश किसी, है ना, धूल कण पर, छोटे छोटे धूल कण पर जब सूर्य से आती हुई प्रकाश किसी धूल कण पर पड़कर वो अपने कुछ तो अवशोषित कर लेती है और जो बचती है उसको चारों तरफ फैला देती है। प्रकाश के किरणों को चारों तरफ फैला देती है जो धूल कण होते हैं छोटे छोटे, उसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, प्रकाश का प्रकीर्णन। जो किसी छोटे छोटे सूक्ष्म कणों पर जो प्रकाश की किरणें पड़ती है उसको चारों तरफ फैला दिया जाता है, उससे ही जो धूल कण फैला देती है उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। और ये प्रकाश के प्रकीर्णन के ही कारण जो होता है हमें आकाश नीला दिखाई पड़ता है, नीला प्रतीत होता है, ये दिखाई पड़ता है आकाश प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बन गया था। चलो आगे क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में कि प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, इसका वर्णन करना है। पूरा 5 नंबर का था, 5 मार्क्स से कितना लिख दी थी, क्या कि उसमें प्रकाश किरण पुंज का खाली परिभाषा लिख दी और ये 3 प्रकार का होता है बस खाली लिख दी, और उसका वर्णन पूरा करना था। तीनों जो होता है समानांतर, है ना, अभिसारी अपसारी जितना भी होता है ना, वो सब को लिखना था। लिखी थी तो और पूरा नंबर दिल होगा। आगे क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। ये 4 नंबर का था, ये तो ऐसे तो पूछा जो परीक्षा में पूछता है 2 नंबर का, अगर प्रकाश का परावर्तन का नियम से पूछे, है ना। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहता है, जब प्रकाश किसी वस्तु से या समतल सतह से टकरा कर वापस उसी पथ पे लौट जाता है, उसी मार्ग में लौट जाता है, उसी दिशा में लौट जाता है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो बचपन में किया होगा प्रकाश का परावर्तन, एक शीशा, फूटा हुआ शीशा लेकर जो दीवार पर जो चमकाता है, इसे दिखाता है, सूरज की रोशनी ऊपर से आती है और दीवार में जो फिगर बनाया जाता है, जो बनता है, छाई परछाई जो दिखता है, वही प्रकाश का परावर्तन है। और है ना, प्रकाश के परावर्तन के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जो सूर्य से प्रकाश आती है उससे किसी वस्तु पर टकरा के जब तक हमारी आंखों पर नहीं लौटेगी तब तक हम उस वस्तु को नहीं देख सकते। इसलिए प्रकाश का परावर्तन होना बहुत जरूरी, तभी हम उस वस्तु को देख पाएंगे। जब तक उस वस्तु से प्रकाश की किरणें टकरा कर नहीं आएगी तब तक हम वस्तु को नहीं देख सकते। तो प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम थे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, 2 नियम, और दोनों को लिखना था। पहला नियम था कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, प्रकाश के परावर्तन का फिगर के साथ। ये समतल दर्पण था, ये समतल दर्पण है ना, या कोई समतल सतह दर्पण नहीं, कुछ भी लो, दर्पण चाहे समतल सतह किसी से ऐसे प्रकाश जो आ रही है, ये आने वाली, इसको बोलते थे आपतित किरण। ये प्रकाश की किरणें जो आ रही है इसको क्या बोलते थे, आपतित किरण। और यहाँ से जो रिटर्न होकर जा रही है उसको बोलते थे परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, इसके बीच में एक अभिलंब खींचा जाता था, है ना, उसको बोलते हैं अभिलंब, है ना, एनएम, ये अभिलंब था। तो ये इसमें ये वाला जो कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता था उसको क्या बोलते थे, आपतन कोण। कौन सा कोण, आपतन कोण। और आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं, आई से, किससे, आपतन कोण को आई से। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित मतलब जो टकरा के, है ना, समतल सतह से टकरा के जो लौट रहा है ना, उसी माध्यम उधर ही लौट रहा है, तो उसे बोलते थे परावर्तित किरण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको कौन सा कोण बोलते हैं, परावर्तन कोण। कौन सा कोण, परावर्तन कोण। और इसको आर से सूचित किया जाता है, किससे, आर से सूचित किया जाता है, स्मॉल आर से, इसे आर से सूचित किया जाता है। तो ये हमारा आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। तो यही जो नियम है लिखने का कि है ना, ये प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम थे। तो पहला नियम क्या हो जाएगा, पहला नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, मतलब आई बराबर आर, आई बराबर आर। जितना आपतन कोण का मान होगा उतना ही परावर्तन कोण का मान होगा, दोनों सेम होगा, दोनों बराबर होता है। इसका दूसरा नियम था, दूसरा क्या है, दूसरा नियम है
कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और है ना समतल सतह पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु तल पर होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही बिंदु तल पर होते हैं। समझ में आ रहा बात? आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस समतल सतह पर खींचा गया जो अभिलंब होता है, तीनों एक ही समतल है ना एक ही बिंदु पर होते हैं। ये दूसरा नियम था, है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण और समतल सतह पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। ये दोनों नियम थे इसके। इतना लिख देगा, आराम से नंबर मिल जाएगा। और पहला जो था अपतन कोण प्रवर्तन कोण बराबर होता है I बराबर। चलो आगे बढ़ो। प्रतिबिंब किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं उसका वर्णन करें, ये भी बता दिए थे। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब होता है परछाई बनना, किसी वस्तु का परछाई बनना, उसी को क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब, है ना। किसी वस्तु का, जैसे ये है हमारा हाथ, तो इसकी जो अगर मान लो इस दीवार में जो बोर्ड में जो इसकी परछाई बन रही है हल्का फल्का, या शीशा में हम दिखाएंगे, परछाई जो बनती है, हमारा इमेज जो बनता है, उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक, वास्तविक मतलब जो वास्तविक में बनता है, वास्तव में जो बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा होता है आभासी, आभासी, आभासी प्रतिबिंब। आभासी मतलब इसे काल्पनिक बोल सकते हैं, काल्पनिक, काल्पनिक मतलब हमें सिर्फ कल्पना होता है कि वहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन वास्तव में वो वहाँ नहीं बनता है। ये वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमारा, ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ये आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। सब लिखा हुआ है, सब पढ़ाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलो आगे, सिर्फ हिंट कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, सिर्फ हिंट कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे बनाना है। सबको मालूम है ना? सबको जो नहीं आया उसका छूटा हुआ ध्यान देगी, देख लेगी, नहीं जिसका कॉपी में है अपना बता देगी। आगे क्वेश्चन, आगे क्या है? शुरू करता है, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा होगा? सचित्र वर्णन करें। चित्र के अनुसार इसको बनाना है, सिर्फ बताना नहीं है, चित्र बना के बताना कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, तो हमें सबसे पहले है ना बनाना पड़ेगा, दर्पण बनाना पड़ेगा, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण? ये अवतल दर्पण। ये ध्रुव हो गया, ये F हो गया और ये C हो गया, है ना। अवतल दर्पण हो गया। इसमें कह रहा है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र ये, और फोकस के बीच स्थित हो, मतलब ये यहाँ पे वस्तु स्थित हो, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब उसकी परछाई कहाँ बनेगी और कैसी बनेगी, है ना। तो हम इसमें बताए थे कि यहाँ से जो वस्तु रहता है वहाँ से उसके हेड से ए बी, ये कोई वस्तु है ना। जब इसके हेड से दो प्रकाश की किरणें खींचते हैं और इस पे, है ना, इस पे लाते हैं, और ये जहाँ से टकरा के, इसमें बताया हुआ सब कि जब वस्तु है ना अवतल दर्पण में मुख अक्ष के समानांतर आता है, कही कब, कहिया संडे थे बायोलॉजी की, तुम सबका 9 वाला रहे, ठीक है बायोलॉजी का नहीं खींचते। उसमें बताया था जब मुख अक्ष के समानांतर आता है प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में, तो वो फोकस से होकर गुजरता है। तो इसको लाएंगे यहाँ से, है ना, और ये आप यहाँ से टकराया और ये कहाँ से होकर गुजरेगा? तो मुख फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? मुख फोकस। एक बोले फिर इसी से एक प्रकाश की किरणें और खींचते हैं और फिर उससे अभी मान लो कि फोकस से लाए, फोकस से लेके आते थे तो ये मुख अक्ष के समानांतर होकर गुजरता था, नहीं तो फोकस से लाएंगे तो कहाँ से गुजरेगा? मुख अक्ष के समानांतर। और ये देखो यहाँ कट रहा है, ये इसको मिला लेंगे, ये यहाँ पे
और यहाँ कट रहा है, ये कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है। तो ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में बताए थे कि जो उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, इसका फिगर कहाँ बनेगा, है ना। इसका फिगर जो बना ये C है वक्रता केंद्र, और इधर क्या है, अनंत है, इधर क्या है, अनंत। तो ये वक्रता केंद्र और अनंत के, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच इसका फिगर बनेगा, और ये यहाँ जाएगा B आ जाएगा, B डैश A डैश, इसका ये प्रतिबिंब बन जाएगा। उसमें बताए थे कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है ना। और यहाँ जो बन रहा है तो वस्तु से बड़ा बन रहा है कि छोटा, बड़ा बन रहा है ना। ये वस्तु से बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा हमेशा, और वास्तविक बनेगा। तो ऐसे कंडीशन ऐसे करके खींच देना, अपना बना देगा। अरे समझ में, यहाँ जहाँ कटेगा वहीं प्रतिबिंब बनेगा। ये जो दोनों किरणें टकरा के जो यहाँ से आएगा, जहाँ कट रहा वहीं पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। दिक्कत। आगे क्वेश्चन था, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। तो प्रकाश, ये पहले जो था इसका परावर्तन था, ये क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का ये दूसरा चैप्टर से, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को भी लिखें, इसके नियम को लिखना है। तो प्रकाश का अपवर्तन बता दिए, जब प्रकाश की किरणें किसी, है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पहले वाले मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित मतलब रास्ता भटक जाना, है ना, बचा हरा गया, हाँ, रास्ता भटक जाता है। क्या होता है वो, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम प्रकाश के अपवर्तन के। अभी बताएं, पीछे ऑब्जेक्टिव में ये दिया हुआ था ना, ऑब्जेक्टिव में आया हुआ था ना, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, 2 नियम। पहला नियम क्या था इसमें जो अपवर्तित, देखो ये होता है, मान लो ये रहा विरल रहा, तो कुछ भी एक सघन विरल, ये विरल रहा, वायु है, ये क्या है, वायु। तो वायु से ये, और ये पानी है, ये क्या है, पानी, और ये माध्यम है। मतलब यहाँ से इसमें प्रकाश की किरण यहाँ से आ रहा, और जैसे यहाँ से प्रवेश किया इसमें, तो ये जो होता है, ये पानी जो है ना, ये पानी जो है, इसमें प्रकाश की किरणें जैसे ही प्रवेश करता है, और इसमें जो, तो ये जो पथ आ रहा था, तो ये पानी में जब विरल से सघन में प्रवेश करता है, विरल से सघन में प्रवेश करता है, तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। मतलब जो रास्ता था उससे मुड़ जाता है, तो मुड़ जाता है, इधर मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा ये। लेकिन मेन रास्ता इसका ये था मेन रास्ता, लेकिन ये मुड़ गया, ये अपने वास्तविक रास्ते से क्या हो गया, मुड़ गया। और ये जो होता है हमारा, ये अभिलंब, ये जो इसको खींच देते हैं, अभिलंब खींच देते हैं। तो अभिलंब से क्या हो जाता है, ये अभिलंब से जब कोई प्रकाश की किरण, है ना, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, अपने पहले वाले रास्ते से विचलित हो जाता है और अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। और जो अपवर्तन कोण होता है इसमें, ये छोटा हो जाता है। पहले जो इस रास्ते पर जाता तो बड़ा होता, लेकिन मुड़ गया किधर। तो इसमें आपतन कोण और अपवर्तन कोण, है ना, उसमें परावर्तन था, लेकिन इसमें अब परावर्तन नहीं हो रहा, अपवर्तित हो रहा है। इसको बोलेंगे आपतित किरण, और इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण, परावर्तित नहीं। ठीक, समझ में आ रहा बात, हाँ। तो ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण, पार हो रहा है ना, टकरा के लौटा नहीं। तो ये अपवर्तित किरण, कौन सा किरण, अपवर्तित किरण, कोई दिक्कत। आपतित किरण और अपवर्तित किरण, ये इसका जो हो गया आई हो गया अपवर्तित किरण, और परावर्तित, ये जो अपवर्तित किरण है उसका आर हो जाएगा। तो ये छोटा हो गया तो बराबर होगा नहीं। उसमें अवतल दर्पण में जो दर्पण था उसमें भले आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होता था, इसमें वो कंडीशन नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसका नियम पहला तो इसका, आप प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें कोई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने मेन रास्ते से विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है, उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, 2 नियम। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम। पहला नियम क्या था इसमें, पहला क्या है, पहला नियम है आपतन कोण की जया, है ना, आपतन कोण, आपतन कोण की जया, जया मतलब साइन जो होता है, जया साइन आई, साइन आई। और अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन मतलब आपतित जो किरणें हैं, अपवर्तन कोण की जया,
आपतन कोण और अपवर्तन कोण है ना। अपवर्तन कोण की जया साइन आर एक अनुपात में होता है, एक अनुपात में होता है, कितना अनुपात में होता है। एक नहीं दिख रहा, अच्छा ऊपर यहाँ देखो साइन आई बटा साइन आर होता है, साइन आर। इसी को स्नेल का भी नियम कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे, स्नेल का नियम भी कहते हैं, साइन आई बटा साइन आर। और दूसरा तो ही हो जाएगा आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये इस पे खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल सतह पर होते हैं। ये लिख लेंगे, तो लिखा नहीं। प्रिज्म क्या है, इसका फिगर बना, प्रिज्म इसका सचित्र वर्णन करें। प्रिज्म बना देना है, 5 सतहों से घिरा होता है प्रिज्म, एक शीशे का एक है ना आकार का बना होता है प्रिज्म। हाँ हाँ बन जाएगा।